हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपेक्स क्लासेस। यानी कि आपका चैनल ये है रुपेक्स क्लासेस। इसी पर हम आप लोगों को जो है स्वागत करते हैं। मैं चंदन कुमार आप लोगों को जो है इसी पर स्वागत करते हैं आप लोगों को। और आज जो है हम लोग जो जैसा कि आप देखे होंगे, ये 10 क्वेश्चन ही आज शायद 9 ही क्वेश्चन होगा। और हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने जो भी विद्यार्थी इस बार देंगे उनके लिए ये है। और सो इसको पढ़ के आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये आसानी से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। ये केमिस्ट्री का है, आपका केमिस्ट्री जैसे देख सकते हैं आप, केमिस्ट्री का ही है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने से पहले उसे रगड़कर साफ क्यों कर लिया जाता है? चलिए उत्तर देते हैं इसका। अब इसी तरह से लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। चूँकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, अतः यह वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने बाहरी परत पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है। अभिक्रिया कर बाहरी परत पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इस पर। जब तक हम इस परत को हटाएंगे नहीं तब तक यह वायु में जलेगा नहीं। अतः इसे वायु में जलाने से पहले इसे सरिस पत्र या रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया जाता है। हाँ, मैग्नीशियम एक बाबू क्रियाशील धातु है और इसलिए जब उसको हम लोग खुला में छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपने बाहरी परत मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ा देती है और जिसके कारण से वो जल नहीं पाता है। जब उसको हम लोग जलाने की आवश्यकता पड़ती है तो बाहरी परत को रगड़ करके एक रेती की मदद से, यानी कि इसको रेगमाल पत्र बोलते हैं, उसको साफ कर लिया जाता है। और साफ कर लिया जाता है और उसके बाद हम जलाएंगे तो ये आसानी से एक उजला चकाकौंध प्रकाश देते हुए ये जलेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रेस देंगे सबसे पहले। रासायनिक अभिक्रिया में का ये परिभाषा इस तरह से लिखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को एवं इसके फलस्वरूप बने भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों को भिन्न भिन्न जो है यहाँ पे गुणों वाले कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों को जब उसके संकेतों एवं सूत्रों से निरूपित करते हैं तो इससे प्राप्त ढांचे को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। ये है आपका, जैसे अब बताइए अभिक्रिया में क्या लिखते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड बनता है। बाप, इतना बड़ा होता है, इसे लिखने में समय है ना, मेहनत सारा चीज़ जा रहा है जी। अब इसको शॉर्ट में लिख देंगे Na प्लस Cl2 प्लस NaCl। देखिए हम इसी के लिए आपको छोटा सा स्पेस लिए। देखिए बताइए कि अगर हमको बड़ा लिखना रहता तो क्या ये इतना में अट जाता? बड़ा नहीं अटता, लेकिन देखिए ना कि थोड़ा सा स्पेस में ही हमने इसको एडजस्ट कर दिया है ना। इससे मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि ये थोड़ा सा प्लेस में ही आ जाता है। ये रासायनिक समीकरण का हुआ। अब इसको क्यों संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। फिर से देखिएगा,
द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि जितना पदार्थ इधर से देंगे उतना ही पदार्थ बनना चाहिए। जैसे कि इधर देखिए, इधर आपको 23 दूनी 46 ग्राम सोडियम दे रहे हैं और कितना हो जाता है 35.8 तो समझिए 71 पॉइंट कुछ समथिंग रहेगा। तो हाँ 71 ग्राम है, 71 ग्राम क्लोरीन दे रहे हैं तो उधर भी बनना चाहिए ना जी। बताओ ऐसे बैलेंस ना करते तो सोडियम होता 23 ग्राम जबकि 46 ग्राम दिए हैं जी। क्लोरीन होता कितना 35.5 ही ग्राम। तो इसलिए ये तो भाई नाइंसाफ़ी होता, इसलिए इसको बैलेंस कर दिए तो क्या हो गया, इधर भी बैलेंस कर दिए तो इससे क्या हो गया, कि ये बैलेंस हो गया और ये हमारा सारा चीज़ ठीक हो गया। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने की वजह से आगे देखिए, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को परिभाषित करें एवं समीकरण दें। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको देखते हैं। जब रासायनिक समीकरण में तीर यानी कि ये तीर के दोनों ओर के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या आपस में समान हो तो इसे हम लोग जो है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, क्लोरीन के 2 अणु हैं, देखिए तो ये HCl बन गया। इधर भी देखिए 2 यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, इसलिए ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा है ना, इसमें भी ये हो जाएगा आपका सारा में समान है। असंतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं। जब रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या आपस में समान नहीं हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब ये असंतुलित हो गया, यानी कि दोनों बराबर नहीं। देखिए हाइड्रोजन 2 ठो है, क्लोरीन 2 ठो है, लेकिन इधर क्या दोनों एक ठो है। इसी तरह से लेड नाइट्रेट में भी होता है, इसमें भी लेड और इसकी संख्या जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की संख्या दोनों ओर समान नहीं होती है, इसलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट देखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अब एकल विस्थापन क्या है जी, इसको देखेंगे। तो एकल विस्थापन ये है वैसी अभिक्रिया जिसमें सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातु अपने नीचे स्थित धातु को उसके लवण से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप एकल विस्थापन को विस्थापन भी बोल सकते हैं, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसे कि लोहा और ये कॉपर सल्फेट जब आपस में विक्रिया करते हैं तो चूँकि लोहा क्या है ऊपर है क्रियाशीलता श्रेणी में, जानना नहीं क्रियाशीलता श्रेणी, अगर नहीं तो हम उसके लिए भी एक तरह से वीडियो बना देंगे आपको। नहीं तो जो विद्यार्थी हमारे उस कोचिंग में पढ़े हैं तो उनको तो ये क्लियर होगा ही। तो ये Fe जो ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है, तो ये क्या करेगा, इसको लवण से इसको हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और उसको विस्थापित कर देगा। ये हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट उसी तरह से सोडियम और जिंक सल्फेट है, तो इस जब अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्या रहेगा, इसका स्थान ले लेगा और जिंक को विस्थापित आगे करके भगा देगा बाहर। ये हो जाएगा आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे पढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। यानी वो था पीछे पढ़े हम लोग 4वां क्वेश्चन में कि एकल विस्थापन, इसमें पढ़ेंगे उभय विस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया डैश देख लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग क्रियाशीलता वाले धातु, ध्यान दीजिएगा दोनों की क्रियाशीलता अलग अलग होनी चाहिए, है ना। धातु के लवण 2 अलग अलग क्रियाशीलता वाले धातु के लवण अपने अपने आयनों का विनिमय मतलब होता है कि आप ले लीजिए इसको, हमको वो दे दीजिए, मतलब आदान प्रदान कर लेते हैं कि और जो है लवण का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को ले लें तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि ये इसके साथ और ये फिर इसके साथ, समझिएगा ये जो होता है आपका, ध्यान देखेंगे ये जो क्लोरीन होता है सिल्वर के साथ रिएक्शन करके ये बना देंगे सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट जो है इससे भी क्रिया करके बना देंगे सोडियम नाइट्रेट। जस्ट उसी तरह से देखेंगे
बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट भी आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, क्या लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोरीन सोडियम मिलकर के ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और बेरियम सल्फेट मिलकर के बेरियम सल्फेट, बेरियम और सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बनाएंगे। जस्ट उसी तरह से कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड दोनों करेंगे अभिक्रिया, तो कॉपर सल्फाइड बनेंगे और हाइड्रोजन सॉरी सल्फेट एसिड बन जाएंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखेंगे आपका छठा प्रश्न, उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करना। तो सबसे पहले अवक्षेपण अभिक्रिया और डैश देखें, उसी तरह से लिखेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के रूप में एक दही जैसे पदार्थ का निर्माण होता है जो नीचे जम जाता है। दही भारी होता है जी, तो नीचे जम जाता है, उससे अवक्षेपण बोलते हैं। और जो पदार्थ दही जैसा बनता है दही के रूप में, उसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जो पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, ये करता है तो सिल्वर नाइट्रेट दही जैसा बन जाता है बाबू। और दही जैसा बनेगा तो यानी कि एरो डाउन से उसको सूचित कर देंगे, यानी कि बैठ जाएगा ये, तो एरो डाउन से सूचित कर दिए जी। और ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, अलग हो गया, इसको बोलेंगे उभय विस्थापन। इसी तरह से बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट भी हुआ, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट ये किया तो ये बन गया। अब बेरियम सल्फेट भी नीचे बढ़ जाता है। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित करना है जी। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया डैश देंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, फिर से देखेंगे, बस सिंपल है जी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आप अंधेरे में अभिक्रिया करवाइएगा तो अभिक्रिया ये नहीं के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही स्लोली होता है रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग जो है इसको सनलाइट में रखेंगे तो ये जो है जल्दी से तीव्र रूप से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देंगे। जस्ट उसी तरह से सिल्वर को भी जब हम लोग बेरियम के साथ करते हैं रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन गैस के साथ, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाता है और ये भी संपन्न होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही। इसको बोलेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। तो दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन हो जाएगा जी? पहला, दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, यानी कि जैसे देखिए दहनशील पदार्थ बोले जैसे कागज़ हो गया, कॉपी हो गया, ये आप देख सकते हैं कपड़ा वगैरह, जितना ये जो है कपड़ा वगैरह ये हो गया है ना, तो ये सारे चीज़ जो जल जाए, आसानी से जल जाए, उसको दहनशील पदार्थ बोलते हैं। तो बताइए कि अगर आप पत्थर को आग लगाइएगा, उसको जलाइएगा, तो वो जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि वो दहनशील पदार्थ है ही नहीं। तो पहला, जलने के लिए क्या चाहिए? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति, दूसरा ये हो जाता है। यानी कि पोषक पदार्थ बोले तो जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। अगर बताइए कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या ये हमारा जल पाएगा? कोई चीज़ नहीं जल पाएगा। यानी कि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को कोचिंग में बता दिए हैं, अच्छा समझाए हैं, फिगर के थ्रू समझाए हैं। तो प्लीज़ कोचिंग वाले जो स्टूडेंट हो वो गलती मत कीजिएगा। हाँ, और भी ये नहीं बोल रहे कोचिंग वाला ही, बहुत से जो आगे भी रहेंगे जो नहीं पढ़े हैं वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। तो आपको बताया गया होगा कि ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। तो तीसरा चीज़ है आपका ज्वलन ताप की प्राप्ति। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक कोई वस्तु अपना ज्वलन ताप नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक कोई नहीं जलेगा। जैसे कागज़ है, ये कागज़ के बहुत ही कम ज्वलन ताप इसका कम है, ये ज्वलन ताप मिलते ही जल जाएगा। और जब तक इसको ज्वलन ताप नहीं मिलेगा जब तक ये जलेगा नहीं। तो ये ज्वलन ताप की प्राप्ति तीन कंडीशन है, देख लीजिएगा। हाँ, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे से करके देख सकते हैं और देख कर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वलन ताप से आप क्या समझते हैं? ज्वलन ताप डैश देकर लिखेंगे, वैसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, तो ये ज्वलन ताप यानी कि जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करती है। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कागज़ को जलाने के लिए बहुत ही कम चीज़ की जरूरत है, जितना ज़रूरत पड़ेगा इसको जलाने के लिए ताप, वो उसका ज्वलन ताप हो गया। सो आज इतना ही रहेगा इस वीडियो में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम जाते जाते ये भी कह दें कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक वीडियो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस इतना ही रहेगा आज। थैंक यू। वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और बस आज इतना ही रहेगा।